हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में। तो इससे पहले की क्लास में, प्रीवियस क्लास में जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है वो रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स इन चाइल्ड केयर, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा जो क्लास है वो है, तो क्लास में जो हमारा टॉपिक है तो प्रिंसिपल्स ऑफ प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ये बहुत ही कॉमन है और ज़्यादातर ये क्या होता है कि एग्जाम में आते भी हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर पहले आप जानिए क्या होता है। इसमें क्या होता है कि प्री ऑपरेटिव फर्स्ट है। इसमें प्री ऑपरेटिव में क्या होता है, प्री ऑपरेटिव केयर मीन्स केयर ऑफ पेशेंट बिफोर सर्जरी। प्री का मतलब हो जाता है पहले, सर्जरी के पहले जो केयर दिया जाता है पेशेंट को क्या हो जाता है, प्री ऑपरेटिव केयर होता है। एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर मीन्स होता है केयर ऑफ पेशेंट आफ्टर सर्जरी। ये सर्जरी के बाद में जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड किया जाता है वो क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है ये। और इसमें आप सभी लोग ये भी सुने होंगे कि एक इंट्रा ऑपरेटिव भी होता है। तो इंट्रा ऑपरेटिव क्या हो जाता है कि ड्यूरिंग सर्जरी जो केयर प्रोवाइड किया जाता है, तो मेनली जो नर्सेज का रोल होता है वो इंट्रा ऑपरेटिव में बहुत ही कम रोल होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर हमारे सिलेबस में भी जो दिया गया है वो प्री ऑपरेटिव दिया गया है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर दिया गया है। तो इसीलिए हम यहाँ पर दो ही के बारे में बात करेंगे। लेकिन इंट्रा ऑपरेटिव आप सभी लोग जानिए, इंट्रा ऑपरेटिव का मतलब होता है ड्यूरिंग सर्जरी जो केयर प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को, वो होता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं प्री ऑपरेटिव केयर के। फर्स्ट इसमें देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्री ऑपरेटिव केयर। इस प्रिंसिपल ऑफ प्री ऑपरेटिव केयर जो है वो दो मेनली प्रिंसिपल इसके होते हैं, दो प्रिपरेशन इस पे किए जाते हैं। एक यहाँ पर इमोशनल प्रिपरेशन होना चाहिए, या इमोशनली प्रिंसिपल भी कर सकते हैं, तो इमोशनली इसको प्रिपरेशन भी इसको कह सकते हैं। प्रिपरेशन भी इसको बोल सकते हैं कि इमोशनली कैसे उनको प्रिपेयर किया जाता है, और इमोशनली क्या उनका प्रिंसिपल होता है, ये भी हम कह सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट इसमें क्या है, असेस एंड करेक्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमको क्या करना है, पहले असेस करना है कि पेशेंट का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, और यदि कोई अल्टर्ड है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनका तो पेशेंट का, तो उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है, मैनेजमेंट ऑफ फियर। यदि पेशेंट बहुत ही सर्जरी, जब भी कोई सर्जरी होता है तो सभी पेशेंट क्या हो जाते हैं, बहुत ही फियर को फील करते हैं कि ऐसा हमारे साथ कुछ ऐसा ना गलत हो जाए, तो ये क्या हो जाता है कि फियर फील करते हैं। इसीलिए उनको क्या है, मैनेजमेंट ऑफ फियर देना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट इसमें क्या है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्राइब दियर रिएक्शन एंड फीलिंग। क्या करना है कि पेशेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना है, अपॉर्चुनिटी उनको फुल मतलब एक फ्रीडम देना है, उनको एक आज़ादी देना है कि वो फ्रीली होकर वो अपनी प्रॉब्लम को मुझसे शेयर कर सके, अपने रिएक्शन को, अपने फीलिंग को मुझसे शेयर कर सके। फिर नेक्स्ट क्या है, इफ नर्सेज इज अनेबल टू आंसर शुड बी रेफर टू फिजिशियन। तो क्या है, इसमें क्या है, यदि जो नर्सेज होती हैं, यदि पेशेंट कोई भी क्वेश्चन पूछता है, कोई कुछ भी क्वेश्चन करता है, तो नर्सेज आंसर नहीं कर पाती है, अनेबल होती हैं, आंसर नहीं कर पाती हैं, तो उनको क्या करना है कि पेशेंट को फिजिशियन के पास उनको रेफर कर देना, कि बोल देना है कि आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, ये बोलना। और फिर नेक्स्ट इसमें क्या है, सेकंड हमारा क्या है, फिजिकल प्रिपरेशन। मतलब फिजिकली हम पेशेंट को कैसे तैयार करेंगे सर्जरी के लिए। तो इसमें फर्स्ट क्या है, सबसे पहले क्या है, उनको वाइटल साइन उनका चेक कर लेना है, चेक वाइटल साइन। फिर एडमिनिस्टर इनिमा एंड मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर। क्या है, ये मेडिकेशन हमको कब करना है, बिफोर सर्जरी के पहले भी कुछ मेडिकेशन दिया जाता है। जैसे क्या हो जाता है कि एनेस्थीसिया भी दिए जाते हैं, या कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जैसे ट्रांसमिक एसिड वगैरह होते हैं, क्या हो जाते हैं कोगुलेंट वगैरह का ये मेडिसिन होता है, तो ये सब देते हैं कि ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये सारे मेडिसिन होते हैं कि जो सर्जरी के पहले दिए जाते हैं। और एनीमा, यहाँ पर एनीमा क्यों दिया जाता है, एनीमा इसलिए दिया जाता है, ऐसा नहीं कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है तब उनको दिया जाता है, एनीमा इसलिए दिया जाता है क्योंकि ब्लैडर में यदि स्टूल रहेगा तो बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए इनीमा दे करके बावल क्लीन करा दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इनीमा दिया जाता है। इनीमा कोई जरूरी नहीं, कंपल्सरी नहीं है कि देना है, यदि डॉक्टर ऑर्डर देते हैं तब देना है, ऐसा नहीं है। और ज़्यादातर ये क्या है कि हमारे बावल की सर्जरी में, एब्डोमिनल सर्जरी में इनीमा दिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट इसमें क्या है, फॉलो डॉक्टर्स ऑर्डर्स फॉर डाइट यूजुअली आर टू बी केप्ट NPO। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स के ऑर्डर को फॉलो करना है, किस लिए फॉलो करना है, डाइट के लिए। यदि उनको डाइट देना क्या है तो डॉक्टर्स के ऑर्डर को फॉलो करना है। और यूजुअली आम तौर पे देखा जाता है कि पेशेंट को क्या किस पे रखा जाता है, NPO। NPO का मतलब हो जाता है नील पर ओरल, नील पर ओरल। तो नील पर ओरल का मतलब होता है कि नथिंग बाय माउथ, नथिंग बाय माउथ। तो क्या है इसका मतलब क्या हो जाता है, नथिंग बाय माउथ, मुंह से कुछ नहीं देना है, तो यूजुअली उनको रखा जाता है। नेक्स्ट क्या है, टेक लीगल कंसेंट, क्या है, एक लीगल कंसेंट हमको लेना है कि हमको क्या करना है कि सर्जरी हम कर रहे हैं तो उनसे क्या पेशेंट से एक लीगल कंसेंट लेना है कि हम सर्जरी के लिए आप एग्री हैं इसीलिए मैं सर्जरी कर रहा हूँ। अधिकतर क्या हो जाता है कि हम लीगल कंसेंट नहीं ले रहे हैं और वो क्या हो कोई केस कर दे कि जबरदस्ती मेरा है हॉस्पिटल में या डॉक्टर साहब सर्जरी कर दिए हैं। तो ऐसे केसेस से बचने के लिए लीगल कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड बाथ एंड क्लीन हॉस्पिटल गाउन। ये क्या है कि पेशेंट को क्या कहता है, यदि नीडेड होता है तो यदि हॉस्पिटल की पॉलिसी होती है तो क्या है बाथ प्रोवाइड किया जाता है और क्लीन हॉस्पिटल गाउन प्रोवाइड किया जाता है। ये है। फिर ये हमारा क्या हो गया, प्री ऑपरेटिव प्रिंसिपल, क्या प्री ऑपरेटिव केयर का प्रिंसिपल हमारा ओवर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर का मतलब होता है कि केयर प्रोवाइड करना आफ्टर सर्जरी। अब इसमें देखते हैं इसके भी क्या है, दो मेनली केयर होते हैं, एक इमीडिएट केयर है और दूसरा क्या है केयर आफ्टर 24 आवर्स। तो इमीडिएट केयर का मतलब हो गया कि इमीडिएट सर्जरी होने के जस्ट बाद से हमको क्या क्या केयर प्रोवाइड कराना है वो इमीडिएट केयर में आएंगे। और 24 आफ्टर 24 आवर्स केयर जो प्रोवाइड किया जाएगा वो केयर आफ्टर 24 आवर्स में आएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्या है, ए बेड शुड बी केप्ट रेडी टू रिसीव द पेशेंट आफ्टर सर्जरी। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक बेड रेडी रखना है पेशेंट को रिसीव करने के लिए सर्जरी होने के जस्ट बाद ही। ये सर्जरी होने के जस्ट बाद बेड नहीं रेडी करना है, बेड को पहले रेडी करना है लेकिन सर्जरी होने के बाद ही जस्ट बेड पे रिसीव करने के लिए। इसमें फिर क्या होता है, नेक्स्ट क्या है, मेंटेन एयरवे को क्या करना है, क्लीन करना है। यदि कोई सिक्रीशन है तो क्या है सक्सेशन करके उनको एयरवे को क्लीन करना है, तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया मेंटेन एयरवे। फिर एडमिनिस्टर O2 मतलब ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना। इफ SpO2 क्या है कि SpO2 बिलो होगा 90%, यदि 90% से क्या है SpO2 बिलो होता है तो यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है। फिर एडमिनिस्टर मेडिसिन एंड IV फ्लूइड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर्स सी। तो इसमें क्या बताया जाए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर्स, इसमें बताया जा रहा है कि मेडिसिन देना है और एडमिनिस्टर करना है, IV फ्लूइड देना है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है, रिस्ट्रेन द चाइल्ड टू प्रिवेंट एनी इंजरी एंड डिसलॉजिंग ऑफ IV ट्यूब्स एंड ड्रेनेज ट्यूब। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि रिस्ट्रेन करना है। रिस्ट्रेन बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं वो सर्जरी होने के बाद या क्या होता है हॉस्पिटल में एडमिट भी रहते हैं तो हाथ पैर चलाते रहते हैं तो क्या IV फ्लूइड कनेक्ट रहता है और सर्जरी होने के बाद से क्या है ड्रेनेज कनेक्ट रहता है। तो ये सब क्या है निकलने के चांसेस रहते हैं, डिसलॉजिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो सेट हमारा हो गया रिस्ट्रेन द चाइल्ड टू प्रिवेंट एनी इंजरी एंड डिसलॉजिंग ऑफ IV ट्यूब्स एंड ड्रेनेज ट्यूब। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इसमें। तो रिस्ट्रेन इसीलिए किया जाता है क्योंकि डिसलॉजिंग होने के चांसेज होते हैं और इंजरी होने के चांसेज होते हैं। तो डिसलॉजिंग मतलब क्या हो जाता है निकल जाते हैं, निकलने के चांसेज होते हैं IV ट्यूब्स एंड ड्रेनेज ट्यूब का। तो इसीलिए क्या हो जाता है रिस्ट्रेन किया जाता है बच्चों को। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है, गुड पेन मैनेजमेंट कैन हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। तो क्या है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए गुड पेन मैनेजमेंट दिया जाता है इमीडिएट केयर में। नेक्स्ट इसमें क्या है, केयर आफ्टर 24 आवर्स। 24 आवर्स कौन कौन से केयर दिए जाते हैं, इसमें क्या है चेक वाइटल साइन चेक किया जाता है। ऑब्जर्व हाइड्रेशन स्टेटस क्या हो जाता है
कि सर्जरी होने के बाद क्या हो जाता है, फ्लूइड लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए ऑब्जर्व किया जाता है हाइड्रेशन स्टेटस को। इसमें क्या है, ऑब्जर्व इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, क्या हो जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि वो कितना पानी पी रहे हैं या फ्लूइड पी रहे हैं, कितना क्या खा रहे हैं, तो इनटेक ऑब्जर्व करते हैं, आउटपुट की कितना क्या है, यूरिन पास कर रहे हैं, स्टूल पास कर रहे हैं, तो ये सब किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। फिर ड्रेसिंग ऑन सर्जिकल साइट, जहाँ पर सर्जरी हुआ होता है वो क्या होता है, सर्जिकल साइट पे ड्रेसिंग किया जाता है। फिर मेंटेन हाइजीन मेंटेन किया जाता है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। फिर इंश्योर द एडिक्वेट रेस्ट स्लीप एंड कंफर्ट, तो क्या किया जाता है, इंश्योर किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है कि पेशेंट को एडिक्वेट रेस्ट मिल रहा है कि नहीं, एडिक्वेट स्लीप ले रहा है कि नहीं, और कंफर्ट फील कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई थैंक यू सो मच गाइज, आप सब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जिस किसी को भी कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू सो मच गाइज।